दी सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर फर्स्ट। सॉलिड क्या होते हैं ये आप जानते हो। सॉलिड स्टेट में ही कुछ ऐसे क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं, उन्हें स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस बनता कैसे है। तो जहाँ पे ये आपका एक सॉलिड है, इनमें क्या है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं काफ़ी ही बहुत ही कम है या फिर नेग्लिजिबल है ना। स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स इन स्पेस। रेगुलर 3D अरेंजमेंट होती हैं और सभी जो भी उसमें एक पॉइंट्स है वो क्या हो, एक स्पेस में लगभग एक जैसे हों। एग्जाम्पल ऑफ स्पेस लैटिस, जैसा कि आप देख रहे हो ये बन रहा है एक क्रिस्टल लैटिस। ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है और इसमें से ये एक यूनिट है। इसको फिर से समझिए, ये एक खाली कमरा है, ठीक है। ये कमरे की दीवारें हैं और उनमें दीवारें किसकी बनी है, ईंटों की बनी है। तो ये एक ईंट है और ईंटों से ईंट जुड़ के मिले तो क्या बन गई, एक दीवार खड़ी हो गई। और उनमें कोई स्पेस ना रखिए तो वो एक क्यूबॉइड का शेप ले लेगी। मीन्स वो कैसी हो जाएगी, क्यूबॉइड की शेप में आ जाएगी। वैक्यूम मत उसको रखिए, पूरा बीच में भी आप भर दीजिए तो ये कैसा शेप ले लेगी, क्यूबॉइड। और इसी पैटर्न जो है, जब इसमें जो सभी पॉइंट्स हैं कहीं कम ना ज़्यादा कहीं नहीं होंगे, लगभग एक जैसे होंगे, तो इसी से आपका एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें आए। अब यूनिट सेल्स हो गए। तो यूनिट सेल क्या होते हैं? क्रिस्टल लैटिस, it is possible to select a group of lattice points which is repeated again and again. क्रिस्टल लैटिस में एक पर्टिकुलर पॉइंट जो बार बार रिपीट हो उसी को कहते हैं यूनिट सेल्स। The part of space lattice is called unit cell. This is one part and this is called as unit cell of a crystal lattice. This part is called what? Unit cell. This is the unit cell. Now we have to discuss the types of molecular solids. We have discussed in class that the solids are of two types. First amorphous and the second one is crystalline solids. Now we have to discuss the characteristics of the types of solids. First is character. Types of solids में कितने types आएंगे आपके? 4 types. This one is ionic, this one is covalent, this one is molecular and the last one is metallic solids. आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन से बने होते हैं। वहीं कोवेलेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किससे बने हैं? एटम से बने हैं। और मॉलिक्यूलर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूल से बने हैं। वहीं मेटालिक सॉलिड्स किससे होते हैं? वो पॉजिटिव मेटल आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन से बने हैं। अब पॉजिटिव मेटल आयंस क्या होते हैं? उनके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है कर्नल्स। और वहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि एज अ नेगेटिव बिहेव करते हैं तो उनके लिए यूज किया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ
जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कर्नल्स है और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्डिंग फोर्सेस, अब इनके बीच की जो फोर्सेस होती हैं, जो बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, तो ये आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जहाँ कभी आयंस होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। कोवेलेंट है तो कोवेलेंट टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मॉलिक्यूलर है तो उसमें वंडर वॉल्स या फिर डायपोल इंट्रैक्शन है। मॉलिक्यूलर इन जनरल वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होते हैं, जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, वहीं आयनिक में स्ट्रांग होते हैं। एंड मेटालिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में होते हैं, बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, इनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होंगे। ना मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, आयनिक में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ, अगर आप आयंस में चेंज करोगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए उनका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेशन याद करिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। वहीं कोवैलेंट में वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसा कि कोवैलेंट फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए उनका उस आयनिक से भी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। मॉलिक्यूलर में लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसा कि मॉलिक्यूलर जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही आप मेल्ट कर सकते हो। एंड द फोर्थ वन, मेटालिक सॉलिड्स में मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट में पहले कोई भी मेटल को आप जब हीट करोगे, मेटालिक सॉलिड को, तो वो पहले अपने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाएगा, फिर वो सॉलिड से एक्वस फॉर्म में जाएगा, देन वो क्या होगा, इसी तरह धीरे धीरे उसको टेम्परेचर अधिक चाहिए, इसलिए नॉर्मल टू हाई ये समझ सकते हो। नेचर कैसा होता है इसका, आयनिक सॉलिड का जनरली हार्ड होता है और ब्रिटल, वहीं कोवेलेंट हार्ड मीन्स कठोर, ब्रिटल तो टूट सकता है, वहीं कोवेलेंट वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड। मॉलिक्यूलर जनरली सॉफ्ट नेचर के होते हैं और मेटालिक सॉलिड्स हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। कंडक्टेंस प्रॉपर्टी की, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, हीट के कंडक्टर, वो कैसे होते हैं, कंडक्शन इन एक्वस मोल्टन स्टेट। अब देखिए इनका जो कंडक्टेंस, आयनिक सॉलिड्स का जो कंडक्टिविटी होगा वो जनरली एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में होगा। कैसा होगा एक्वस, या तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन में होगा या फिर वो पिघले हुए फॉर्म में होंगे, मीन्स कि लिक्विड फॉर्म में इनके जो आयंस है वो ब्रेक हो जाएंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट कर सकते हैं। वहीं कोवेलेंट नॉन कंडक्टर, जो कोवेलेंट सॉलिड है वो नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है और कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है। मेटालिक सॉलिड्स गुड कंडक्टर के होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। Examples, ionic solids, sodium fluoride, calcium fluoride, covalent solids, diamond, silica, molecular solids, water and carbon dioxide because they are formed due to formation of molecules, and the metallic solids में जो भी metals आपके हैं, copper, ferric, ferrum, etc.
नाउ दी स्मॉलर टॉपिक इज बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, ब्रैग्स इक्वेशंस क्या होते हैं उसको समझ लीजिए, फिर पढ़ाया आगे डिस्कस करते हैं। व्हेन एक्स रे इज इंसिडेंट ऑन टू अ क्रिस्टल सरफेस, अब देखिए ये क्रिस्टल का एक सरफेस है, ये क्रिस्टल के सरफेस हैं, क्रिस्टल लेयर्स में फॉर्म होता है। तो जब भी एक्स रे क्रिस्टल के सरफेस से आया, इज इंसिडेंट ऑन टू अ क्रिस्टल, इंसिडेंट जो डायरेक्ट लाइट आ रही है किसी क्रिस्टल के सरफेस पे, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, थीटा। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, ये क्या है, थीटा। ये आके रिफ्लेक्ट कर जाएगा बैक, मीन्स कि जितनी एंगल से आए उतनी एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर गया, और ये क्या बनाएगा, सेम एंगल से, और इस एंगल को एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहा गया है। ये इंसिडेंस है, ये स्कैटरिंग एंगल है। देन दूसरे सरफेस पे भी सेम वही लेयर आएगी और ये स्कैटर कर जाएगी कुछ इस तरह से, ये सरफेस के साथ इंसिडेंस बनाएगी, ये स्कैटरिंग एंगल बनाएगी। और ब्रैग्स इक्वेशन इस तरह से आपको आइए यहाँ से, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपकी एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंगल जा रहा है। तो दो प्लेन है, फर्स्ट है एक्स, दूसरा है वाई, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी। इनसे आपने जब एंगल देखा तो इनका जो पैथ डिफरेंस है वो क्या है, पैथ डिफरेंस इज जो इनके बीच की गैपिंग है उसे, एक डिस्टेंस को भी हम पैथ डिफरेंस ही कह सकते हैं, तो वो हमें निकालना है। अब आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। एन लैम्डा, पैथ डिफरेंस जनरली आपको जो इक्वेशन बनेगा, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, ये आपका ब्रैग्स इक्वेशन है, यूज होता है एक्सरे डिफ्रैक्टिंग पार्टिकल के लिए, और जैसा कि आपको ये क्रिस्टल्स में ही दिखेगा, एमॉर्फस सॉलिड्स में नहीं दिखेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ही ये दिखेगा। नहीं, इनके कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखा गया है, डब्ल्यू वाई प्लस वाई सेट, डब्ल्यू टू वाई प्लस वाई जेड। अब डब्ल्यू टू वाई एंगल अगर आप देखोगे तो क्या आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेन्यूज, और ये आपको होता है एक्स वाई साइन थीटा। वहीं पे अगर आप इस तरह देखोगे तो ये भी लगभग सेम है, और ये आपका बनाएगा एक्स वाई साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा हम कहाँ यूज करते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ परपेंडिकुलर आपका क्या है, दिस one is the perpendicular line xy and the sin theta is this one, तो ये आपका आ जाएगा